हेलो बच्चों, देखिए आज अपन चैप्टर 2 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं 25 और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र की। इससे पहले अपन पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपन इन दोनों तंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि ये तंत्र हमारे शरीर के अंदर होते क्या हैं। तो इसके लिए पहले आपको कुछ बातें बता रहा हूं, वो अपने को समझना है। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही है। तो वो जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चल रही है, उनको क्या किया जाता है कि नियंत्रित किया जाता है। शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, उनको नियंत्रित करता है। जैसे अपन तेज दौड़ेंगे तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो श्वसन की क्रिया है वो बहुत तेजी से चलने लग जाती है और साथ ही हमारा जो हृदय स्पंदन है वो भी तेज गति से हो जाता है, हृदय तेज गति से धड़कने लग जाता है। तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ प्रक्रम ऐसा जरूर है कि शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही है उनको नियंत्रित किया जा रहा है, उनको कम या ज्यादा किया जा रहा है। शरीर की आवश्यकता के अनुसार उनको क्या किया जा रहा है, कम या ज्यादा किया जा रहा है। तो उस क्रिया को अपन बोलते हैं नियंत्रण या नियमन। तो पहली चीज तो हमारे सामने आई है कि हमारा शरीर क्या करता, आवश्यकता के अनुसार शरीर के अंदर चलने वाली जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करता, और वो नियंत्रित करने की क्रिया क्या कहलाएगी, नियंत्रण या नियमन कहलाएगी। तो एक परिभाषा तो अपने को ये ध्यान में रखनी है। देखो क्या ध्यान में रखना है, सजीवों के शरीर में चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्रिया को नियमन या नियंत्रण कहते हैं। तो एक बात तो हमारी ये सामने आ गई कि सजीवों के शरीर के अंदर चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, नियमन या नियंत्रण बोला जाता है। अब दूसरी चीज देखो, वातावरण के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उनमें से कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनके प्रति हमारा शरीर कुछ क्रिया करता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर सुई चुभोई जाए तो सुई का जो चुभोना है वो एक प्रकार का स्पर्श है, लेकिन जैसे ही सुई चुभोई जाएगी तो हम हमारा हाथ तुरंत उस स्थान से क्या करेंगे, हटाएंगे। या फिर हमारे हाथ पर कोई गर्म वस्तु लगाई जाए तो गर्म वस्तु लगाने पर अपन क्या करेंगे, अपना हाथ तुरंत उस स्थान से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। ठीक है। तो वातावरण के अंदर होने वाला कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसके प्रति शरीर क्या करता हो, क्रिया करता हो, कुछ न कुछ उसके प्रति कुछ क्रिया करता हो, अनुक्रिया करता हो, तो ऐसे कोई भी परिवर्तन होते हैं उनको अपन बोलते हैं उद्दीपन। जैसे प्रकाश की जो मात्रा होती है कम या ज्यादा, उसके प्रति भी हमारी जो आंख की पुतली है वो क्रिया करती है। जब प्रकाश ज्यादा आता है तो आंख की पुतली सिकुड़ करके छोटी हो जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो आंख की पुतली जो होती है वो अपना आकार क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है। तो एक परिभाषा अपन यहां देख रहे हैं उद्दीपन की। तो उद्दीपन किसे बोलेंगे अपन, वातावरण में होने वाले
ऐसे परिवर्तन जिनके प्रति सजीवों का शरीर अनुक्रिया करता है, उद्दीपन कहलाते हैं। और इन उद्दीपनों के प्रति सजीवों का शरीर जो क्रिया करेगा ना, उसे अपन क्या बोलेंगे? अनुक्रिया बोलेंगे। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, उद्दीपनों के प्रति सजीवों का शरीर जो क्रिया करता है उसे प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कहते हैं। तो देखो, शरीर पर जैसे मान लीजिए गर्म वस्तु लगाई गई, तो गर्म वस्तु लगाना तो यहां पर क्या है? उद्दीपन है। क्योंकि जैसे गर्म वस्तु लगाई गई तो वातावरण के अंदर परिवर्तन हो गया, जो तापमान है उसमें परिवर्तन हो गया। तो गर्म वस्तु लगाना क्या है? यहां पर उद्दीपन है। अब उस उद्दीपन के प्रति हमारा हाथ क्रिया क्या कर रहा है कि हम हमारा हाथ तुरंत उस स्थान से हटा लेते हैं। तो इस हाथ को हटा लेना क्या कहलाएगा? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। जो उद्दीपन मिला था उसके प्रति हमारा शरीर क्या क्रिया कर रहा है? हाथ को हटा रहा है। तो ये हाथ को हटाने की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया हो जाएगी। तो उद्दीपन का मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन हो, और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का मतलब है कि हमारा शरीर उसके प्रति कोई ना कोई क्या कर जाए? क्रिया कर जाए। जैसे गर्म वस्तु लगाने पर तुरंत हम हमारा हाथ वहां पर क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो गर्म वस्तु तो वहां पर उद्दीपन है, और हाथ को हटा लेना उस उद्दीपन के प्रति क्या है? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया है। ठीक है। अब देखिए, एक बात और बता रहे हैं, हमारा शरीर क्या करता है कि वातावरण के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार शरीर के अंदर भी कुछ परिवर्तन करता है, ताकि वातावरण और शरीर के बीच में संतुलन बना रहे, और साथ ही शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के बीच में संतुलन बना रहे। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो हमारा शरीर उस वातावरण से संतुलन स्थापित करवाने के लिए क्या करेगा कि पहले तो मांसपेशियों में कपकपी उत्पन्न होगी। इसके अलावा हमारा शरीर जो होता है शरीर की गहराइयों में चला जाता, तो उससे हमारा शरीर का जो तापमान है वो पहले का जैसा ही बना रहता, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे शरीर पर पसीना आता है, और जो सारा रक्त होता है बाहर की जो रक्तवाहिनियां हैं उनमें आ जाता है, ताकि ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते वातावरण में उत्सर्जित कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा शरीर? गर्मी और सर्दी दोनों के अंदर इस तरीके का संतुलन स्थापित करेगा कि शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक क्रिया होगी जिसे अपन बोलेंगे संतुलन या समन्वय की क्रिया, जिसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है वो वातावरण से संतुलन बना करके चलता है, और शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र है उनके बीच में भी संतुलन बना रहता है। तो एक क्रिया अपन यहां पर और जान लेते हैं। अब वातावरण में होने वाले परिवर्तन
तथा सजीवों के शरीर में चलने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के बीच संतुलन बनाने की क्रिया तथा शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के बीच संतुलन बनाने की क्रिया समन्वय या संतुलन कहलाती है। तो हमारा जो शरीर होता है वो वातावरण के साथ क्या करता है, संतुलन बना करके चलता है। तब तक वो वातावरण के साथ संतुलन बना करके चल रहा है जब तक तो वो स्वस्थ रहता है। और यदि मान लीजिए वो वातावरण के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाया तो शरीर या तो बीमार हो जाएगा या शरीर उस वातावरण के अंदर जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे मान लीजिए वातावरण का जो तापमान है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, इतना ज्यादा कम हो जाए कि हमारा शरीर उस वातावरण के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में शरीर जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो देखिए हमारा जो शरीर होता है इस नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही क्या करता, अपने कार्य प्रणाली को संचालित करता है। शरीर के अंदर भी विभिन्न अंग तंत्र एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अपन बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो उस समय मांसपेशियां बहुत ज्यादा कार्य करती है, उसको बहुत ज्यादा रक्त की आवश्यकता होती है, उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर के जो बाकी अंग है जैसे हृदय है, फेफड़े है, वो तेजी से अपना कार्य करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन और रक्त पहुंचाया जा सके और वो मांसपेशियां आसानी से कार्य कर सके। तो वो एक दूसरे का संतुलन बना करके चल रहे हैं। यदि यहाँ पर हृदय या फेफड़े कहते कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम दौड़ रहे हो, तुम काम कर रहे हो, उससे मुझे क्या काम है, तो ऐसी स्थिति में क्या शरीर ढंग से काम कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो देखो हमने ये बोला है कि शरीर के अंदर एक तो नियंत्रण की क्रिया है और एक समन्वय की क्रिया है। तो नियंत्रण और समन्वय के लिए हमारे शरीर के अंदर दो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। वास्तविकता में क्या होता है, हमारा शरीर उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करके नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। हमारा शरीर क्या करता है, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करके नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। और उस नियंत्रण और समन्वय के लिए हमारे शरीर के अंदर दो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो यहां पर एक बात और लिख देता हूं मैं, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए दो तंत्र पाए जाते हैं। तो एक तो है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तो
हमने ये जान लिया कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र क्यों है हमारे शरीर में, क्योंकि नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर के लिए जरूरी है और इसके लिए ही क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो अभी अपन तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो मैं पहले बात करता हूं तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र उसको दो भागों में बांटते हैं अपन। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपने को दो अंगों के बारे में पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है मस्तिष्क के बारे में और एक आपको पढ़ना है मेरु रज्जु के बारे में। ठीक है, दूसरा आपको इसमें पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण होता है वो तो क्या होता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं करती है। कौन सी तंत्रिकाएं करती है? मेरु तंत्रिकाएं करती है। लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन क्या करते हैं कि कार्यात्मक रूप से दो भागों में बांटते हैं। कार्यात्मक रूप परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करता? कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं करती है। और इसको कार्यात्मक रूप से अपन कितने भागों में बांट लेते हैं? दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो होता है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी अपन क्या करते हैं कि दो भागों में बांटते हैं आगे। एक तो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा क्या होता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अच्छा देखो, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो इसमें इकाई क्या होती है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो देखो इसमें एक तो आपको क्या करना है, तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़नी है। एक तो एक आपको पढ़ना है सिनेप्स या अंतःग्रथन या संधि स्थल, और एक आपको पढ़ना है तंत्रिका तंत्र की कार्यकी। तो देखो भाई,
हमने कहा कि हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या पाया जाता है, एक तो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और एक अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। तो हम तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो जो आपको आगे पढ़ना है तो उसमें मस्तिष्क का एक अलग वीडियो रहेगा आपके, और जो मेरुरज्जु है उसके लिए एक अलग वीडियो रहेगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर निर्माण तो कौन करता है इनका, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं करती है। मस्तिष्क से कपाल तंत्रिकाएं निकलती है और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिकाएं निकलती है। तो ये दोनों तो इसका निर्माण करती है, लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक रूप से दो भागों में बांटते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वाते तंत्रिका तंत्र। स्वाते तंत्रिका तंत्र भी दो प्रकार के हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। तो पूरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है आपका, उसके ऊपर एक वीडियो हो जाएगा आपके। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को अपन बोलते हैं न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो इसके बारे में भी थोड़ा अपन जानेंगे। तो एक तो इसमें अपन तंत्रिका कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, तो इसके ऊपर अलग वीडियो रहेगा, और सिनेप्स अंतर्गठन या संधि स्थल, तो ये दोनों एक साथ ले लेंगे अपन। और तंत्रिका तंत्र की जो कार्यकी, इसमें अपन ये पढ़ेंगे भाई ये तंत्रिका कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं, तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो रह जाएगा। तो इतनी बातों को नोट करें, फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो नोट करो पहले वीडियो पॉज करके। हाँ, तो मिटा रहा हूं अब मैं। हाँ, अब देखो दूसरे तंत्र की बात करते हैं अपन, अंतःस्रावी तंत्र की। अंतःस्रावी तंत्र, तो अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो एक बात तो अपन ये ले लें कि अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। तो इसमें क्या है, अपने को 10 ग्रंथियां पढ़नी है। जैसे एक तो आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक आपको पढ़ना है प्यूस या पिट्यूटरी ग्रंथि, एक आपको पढ़ना है पीनियल ग्रंथि, चौथी आपको पढ़नी है ऑब्टू या थायराइड ग्रंथि, एक आपको पढ़नी है पैरा थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि।
तो इस अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अपन इन 10 ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, आउटू या थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, वर्षण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। तो हो सकता है इसके ऊपर या तो एक वीडियो हो जाए पूरा, या ये जो ग्रंथियां इनके ऊपर 2 वीडियो भी हो सकते हैं। जैसे एक वीडियो में 4 हो जाएगी, दूसरे में 6 ग्रंथियां हो जाएगी, इस तरीके से। तो कुल मिला के बात यह है कि आज मैंने आपको केवल ये बात बताई है कि शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय के लिए 2 तंत्र है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। इन तंत्रों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वातावरण में परिवर्तन होते रहते हैं और उन वातावरण से संतुलन स्थापित करने के लिए सजीवों का शरीर उनके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है। तो ये उद्दीपनों के प्रति या वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके प्रति जो अनुक्रिया होगी, उस अनुक्रिया के द्वारा शरीर क्या करता है? नियंत्रण और समन्वय स्थापित करता है। और इसी के लिए 2 तंत्र हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर अपन इतना ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मस्तिष्क के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।